सभी को गुरु सर यूट्यूब चैनल के लिए स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट मंथ ये कोविड-19 से फ्री होकर कॉलेज चालू होने के चांसेस है। सो सभी लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और ऑनलाइन रहिए, फिर ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए और स्टडी कंटिन्यू रख दीजिए और आप लोग आते आते एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हमने कल का क्लास में अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी कर रहा था। अप्लास्टिक एनीमिया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया एंड एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखा था, पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखा था एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देखा था। आज सेकंड पार्ट में हम देखेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। सो मैं एक बार ऐसे थोड़ा बहुत रिवाइज करता हूँ। अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? अप्लास्टिक एनीमिया इज अ condition in which hypoproliferation, okay, hypoproliferation and simply destruction of myeloid stem cells, okay, myeloid stem cells, lymphoid stem cells, जो दो तरीके से ओके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, वो माइलर स्टेम सेल्स से डिस्ट्रक्शन एंड हाइपोप्रोलिफरेशन होने से हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। उस कंडीशन को हमने अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ओके, सो इसके वजह से क्या होता है? अप्लास्टिक एनीमिया से माइलर स्टेम सेल डिस्ट्रक्शन होने से क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि माइलर स्टेम सेल से आरबीसी होता है। ओके, प्लेटलेट कम होता है एंड डब्ल्यूबीसी भी कम होता है। ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स दोनों प्रोडक्शन माइलर स्टेम सेल से होता है। सो नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखा था। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक इनहेरिटेंट एंड दूसरा एक्वायर्ड। इनहेरिटेंट में फैनकोनीस सिंड्रोम। फैनकोनीस सिंड्रोम मतलब इट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है फैनकोनीस सिंड्रोम। उसमें बोला था मैंने फैनकोनीस सिंड्रोम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक्वायर्ड में इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक के बाद सर्टन ड्रग्स प्रेडिक्टेबल होता है, रिवर्सिबल भी होता है एंटी कैंसर ड्रग्स में। सो सर्टन इडियोसिंक्रेटिक वे मतलब अनप्रेडिक्टेबल एंड इरिवर्सिबल में भी हो सकता है। ओके, सर्टन आर्सेनिक हो, रेडिएशन हो, इसकी वजह से भी अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होता है। ओके, नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजिकल फैक्टर से हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। ओके, प्रो ऑन्कोजेंस म्यूटेशन होता है। प्रो ऑन्कोजेंस म्यूटेशन से स्टिमुलेशन ऑफ ओके लेस प्रोडक्शन सेल्स को स्टिमुलेशन होता है। इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन एंड हाइपोप्रोलिफरेशन होकर अप्लास्टिक एनीमिया होता है। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देखा था कल का क्लास में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है अप्लास्टिक एनीमिया में। रेड ब्लड सेल्स काउंट कम होता है। रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो गए तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है। इसकी वजह से आरबीसी काउंट कम है तो अनेमिया हो सकता है। अनेमिया से वीकनेस होता है। वीकनेस से ओके ज़्यादा थकान आता है। ओके, वीकनेस आता है। सो जनरलाइज्ड मलेज आता है। ओके, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आता है। ओके, हाइपोक्सिया होता है, डिस्निया हो सकता है। ओके, डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होने से इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी फाइट करने के लिए नहीं है बॉडी में। सो द पेशेंट इज रिस्क फॉर गेटिंग हायर इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन होता है, फीवर हो सकता है। ओके, एंड प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है और थोड़ा भी कुछ चोट लग गए तो ज़्यादा ब्लड होने के चांसेस होता है। ओके, पेटेकिया, इकोजमोसिस, ब्लीडिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होता है। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। सो आज हमने देखने वाला है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? हम सिंपली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेशेंट को कब से वीकनेस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्लास्टिक एनीमिया में, क्योंकि रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करते हैं। सीबीसी में एसबी, टीसी, डीसी, प्लेटलेट, आरबीएस सब कुछ आता है। ओके, उसमें एचबी कम दिखते हैं, टोटल काउंट भी कम दिखते हैं, प्लेटलेट भी कम दिखते हैं। सो इसमें मालूम हो जाएगा सीबीसी में, मतलब अप्लास्टिक एनीमिया मालूम नहीं होगा, बट सीबीसी इज वेरी एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन हियर बिकॉज दिस सीबीसी शोज द पैनसाइटोपिनिया, लेस आरबीसी, लेस डब्ल्यूबीसी, लेस प्लेटलेट। सो एक मालूम होता है पैनसाइटोपिनिया है, क्यों है मालूम नहीं होता। ओके, इसके बाद में अगर सीबीसी में कम आ गया, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं पेरिफेरल स्मीयर और ओके पेरिफेरल ब्लड फिल्म बोलते हैं। पेरिफेरल स्मीयर और पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ओके, उसमें क्या देखते हैं? उसमें टोटल द मार्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ब्लड सेल्स का मार्फोलॉजिकल स्टडी। मार्फोलॉजी मतलब कैसे
ये प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। और पेरिफेरल सर्कुलेशन में कैसे आता है, रेटिकुलोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्ट होता है पहला आरबीसी एरिथ्रोब्लास्ट से, ओके, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ओके, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स होता है। मतलब सेल मार्फोलॉजी देखते हैं कौन सा स्टेज में सेल मार्फोलॉजी हो गया है, उसमें रेटिकुलोपेनिया दिखता है, मतलब रेटिकुलोसाइट्स का काउंट कम होता है, रेटिकुलोसाइट्स से एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं आरबीसी, सो रेटिकुलोपेनिया होता है। उसके साथ में एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीवी भी चेक करने का है, क्योंकि ये कार्पस्कुलर मतलब रेड ब्लड सेल्स का साइज, शेप, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी सब चेक करते हैं। टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, द आयरन इज बाइंड विथ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में आयरन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने के लिए आयरन इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, आयरन कम होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, सो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी देखना होता है। सो आयरन डिफिशिएंसी से भी ये हो सकता है क्या देखने के लिए, ओके। टीआईबीसी, रेटिकुलोपेनिया, ओके, पेरिफेरल स्मीयर दिस इज स्टडी फॉर द सेल मॉर्फोलॉजी, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी में क्या आता है, पैनसाइटोपेनिया आता है, ओके। इसके बाद लास्ट में डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया क्यों है, वो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक करने के लिए बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, नहीं तो बोन मैरो बायोप्सी, दोनों थोड़ा अलग अलग है। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन में मतलब जो बोन मैरो में निडल इंसर्ट करके बोन मैरो से फ्लूइड एस्पिरेट करता है, फ्लूइड एस्पिरेशन को बोन मैरो एस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि बोन मैरो का टिश्यू एस्पिरेट करते हैं, उसको हमने बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी मीन्स दिस इज द सेल, लिविंग सेल इज टेकन आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, दैट इज अ बायोप्सी। एस्पिरेशन मीन्स whatever that may be fluid, pulse, whatever the content, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन भी करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं। हमारा बॉडी में मोस्ट प्रोबेबली बोन मैरो करता है, 3 साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज इलिया क्रस्ट, ओके, पेल्विस में इलिया क्रस्ट में करते हैं। मोस्ट सुटेबल साइट फॉर दी बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी इज इलिया क्रस्ट। इलिया क्रस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर इलिया क्रस्ट, पोस्टीरियर इलिया क्रस्ट। बोन मैरो बायोप्सी करने के लिए पोस्टीरियर इलिया क्रस्ट यूज करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट करने के लिए, सिर्फ फ्लूइड एस्पिरेट करने के लिए एंटीरियर पार्ट यूज करते हैं, ये याद रख दीजिए, क्योंकि बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलिया क्रस्ट, बोन मैरो बायोप्सी के लिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलिया क्रस्ट। अगर इलिया क्रस्ट से कन्वीनियंट नहीं हो गया तो स्टर्नम से भी ले सकते हैं। स्टर्नम से बोन मैरो बायोप्सी करना बहुत रिस्की कंडीशन है, रेयर कंडीशन है, क्योंकि स्टर्नम से बोन मैरो एस्पिरेट करने के टाइम हार्ट को निडल पंक्चर होने के चांसेस होता है, इसलिए वो रिस्की काम है। सो मोस्ट सुटेबल साइट इज इलिया क्रस्ट। अगर इलिया क्रस्ट से नहीं हुआ तो स्टर्नम से नहीं हुआ तो टीबिया बोन से भी ले सकते हैं। लेस देन 1 ईयर बेबी, 1 साल बेबी का अंदर टीबिया से लेते हैं, क्योंकि इलिया क्रस्ट इतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, टीबिया से ले सकते हैं, ओके। दिस इज व्हाट द बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो में क्या करते हैं, बोन मैरो इज अ मेन साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करने का मेन साइट है। सो बोन मैरो स्टडी करता है, सो क्या बोन मैरो में क्या डिफॉल्ट है, बोन मैरो डेवलपमेंट है नहीं है, बोन मैरो है नहीं है, ओके, उसको मार्फोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन से, बोन मैरो बायोप्सी से, ओके। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर अप्लास्टिक एनीमिया इज बोन मैरो बायोप्सी एंड बोन मैरो एस्पिरेशन, ओके। इसके अलावा भी क्या करने का है, टीआईबीसी, एमसीवी, एमसीएचसी, रेटिकुलोपेनिया आता है, पेरिफेरल स्मीयर, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टोटल ब्लड काउंट, ओके, ये सब कुछ करना होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। अप्लास्टिक एनीमिया दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ओके। डायग्नोसिस के बाद हमने डायरेक्टली मैनेजमेंट स्टडी करेगा अप्लास्टिक एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स एंड काजेस मालूम है आप लोगों को। काजेस एक्वायर्ड हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, इनहेरिटेड में पैनटोनी सिंड्रोम से हो सकता है, एक्वायर्ड में इडियोपैथिक भी हो सकता है, ड्रग्स से भी हो सकता है, पर उसका रीज़न क्या है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिपेंड होता है, ओके। मैनेजमेंट में सबसे पहला दिस इज द मेन अडल्ट है तो यंग अडल्ट पेशेंट है तो यंग अडल्ट पेशेंट में अगर अप्लास्टिक एनीमिया हो रहे तो द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी यूजफुल मैनेजमेंट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, दूसरा पेशेंट से बोन मैरो लेने का है,
बोन मैरो लेके जिसको ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। ये इतना इजी काम नहीं है, दिस इज अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। ओके, बोन मैरो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसके लिए 2 क्लास हम सेपरेट स्टडी करेंगे आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ओके, रिजेक्शन फैक्टर हो सकता है, मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाईएस्ट रिएक्टिव प्रोसीजर इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पेशेंट ऑन द स्पॉट, ओके, ऑन द स्पॉट डेथ होने के चांसेस होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। सो दैट्स व्हाई द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी असेप्टिक कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया तो अप्लास्टिक एनीमिया को क्योर कर सकते हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। ओके, अगर ओल्ड एज पेशेंट है अबो 50 ईयर्स है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने गए तो पेशेंट जल्दी कोलैप्स हो सकता है। पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट विद दिस प्रोसीजर के साथ पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो सकते। सो इस ए पेशेंट में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देने का है। सो सिम्टोमेटिक में ATG, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, इंजेक्शन। ये इंजेक्शन देने से क्या होता है, अगर ऑटो इम्यूनिटी हमारा बॉडी का इम्यून बोन मैरो में अटैक होकर बोन मैरो को डिप्रेशन कर रहा है तो वो प्रोसेस को इनहिबिट करता है ATG इंजेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन, याद रख दीजिए। ATG इंजेक्शन, एंटी थाइमोसाइट्स ग्लोबुलिन, ओके, विच इनहिबिट्स द ऑटो इम्यून विच एक्ट्स ऑन बोन मैरो। सो ATG इंजेक्शन, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऑटो इम्यूनिटी हो रहा है तो इम्यून सिस्टम को हमने सप्रेस करना जरूरी होता है। सो इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली हमने साइक्लोसेरिन इंजेक्शन यूज करते हैं, और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। इसके अलावा स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, ओके, मीथाइलप्रेडनिजोलान, ओके, ये सब स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड मीथाइलप्रेडनिजोलान नहीं तो साइक्लोसेरिन यूज कर सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स में। ओके, इसमें क्या है, हमको RBC WBC प्लेटलेट को बढ़ाना है। सो इसके अलावा भी कोलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट करके आता है। फॉर एग्जांपल EPO, एरिथ्रोपोएटिन, ओके, इपोइक करके इंजेक्शन आता है, एरिथ्रोपोएटिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देता है। ये इपोइक करके एक इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। सो ये दैट स्टिमुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ RBC प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। दैट स्टिमुलेट्स दी बोन मैरो टू प्रोड्यूसेस दी रेड ब्लड सेल्स, ओके, रेड ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं RBC प्रोडक्शन करने में, क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया में RBC के लेवल कम है। EPO, कोलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं उसको, ओके। GCSF, ये भी क्या है, कोलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट। GCSF मतलब ग्रैनुलोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रैनुलोसाइट्स WBC का पार्ट, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स, ओके। ग्रैनुलोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्रैनुलोसाइट्स इन द बॉडी के अंदर जो ग्रैनुलोसाइट प्रोडक्शन कम हो रहा है बोन मैरो से, वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। एग्जांपल इसका फिलिग्रिस्टिन करके इंजेक्शन आता है, फिलिग्रिस्टिन, ओके, फिलिग्रिस्टिन देने से ग्रैनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट से, ओके। नेक्स्ट, ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेस कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, GMCSF, ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेस कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये भी एक इंजेक्शन है कोलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट से, ओके। ये देने से भी क्या होता है, सो हमारा बॉडी के अंदर RBC, ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स सब बढ़ा देते हैं। सो इसकी वजह से ब्लड सेल्स प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस होता है। दिस आर आवर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, दिस हेल्प्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ओके। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा भी अगर हमारा बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ओके। और प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके अलावा भी ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, प्लेटलेट ऑलरेडी कम है, ब्लीडिंग टेंडेंसी का प्रिकॉशन लेना है, पेशेंट को इमोबिलाइजेशन करना है, प्लेटलेट को ज़्यादा घूमना नहीं देना का, क्योंकि डिस्निया हो सकता है, प्लेटलेट कम है, RBC कम है, ओके। हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल, ओके। रेस्ट इज वेरी एसेंशियल, प्रॉपर पोजीशन इज वेरी एसेंशियल, ओके। टेकिंग केयर ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, कोई भी इंजेक्शन देने के लिए हम 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग जल्दी कम होता नहीं है, ओके। सो always take care of the patient regarding the bleeding tendency, okay. Advise the patient do not over stress during defecation, urination, okay, sneezing, coughing,
कफिंग में भी, स्नीजिंग में भी ज़्यादा से फोर्स डाला तो ब्लड आने के चांसेस होता है। ओके, इसलिए पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में ज़्यादा फोर्स डालने का नहीं देने का है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है। WBC कम काउंट भी कम है, इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, थ्रोट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन भी अटैक हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पेशेंट को हायर एंटीबायोटिक भी एडवाइस करना है, हायर एंटीबायोटिक भी एडवाइस करना है, क्योंकि टू प्रिवेंट द प्रोफिलैक्टिक इन्फेक्शन, आगे इन्फेक्शन नहीं होने का। सो दिस इज व्हाट द होल द मैनेजमेंट ऑफ द होलोप्लास्टिक एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एग्जाम में आने का बहुत चांसेस होता है। सो मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ओके, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डेफिनेशन, काजेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। ओके, वन सेकेंड देख लीजिए। अप्लास्टिक एनीमिया एक बार रिवाइज करता हूँ। अप्लास्टिक एनीमिया डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ सिंपली डिस्ट्रक्शन एंड हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स, ओके, रिजल्टिंग इन डिक्रीज WBC, डिक्रीज RBC, डिक्रीज प्लेटलेट। ओके, causes of aplastic anemia, why this occurs? So acquired and inherited. Inherited में Fanconi syndrome, Fanconi syndrome में hypoplasia of the bone, ओके, हाइपोप्लेजिया ऑफ द बोन, किडनी बोन हाइपोप्लेजिया होता है, लेस नंबर ऑफ सेल्स होता है। ओके, नेक्स्ट बोन मैरो डिप्रेशन में होता है, ये फैनकोनी सिंड्रोम में हो सकता है। ओके, एक्वायर्ड में इडियोपैथिक 65% ऑफ पेशेंट में मालूम नहीं होता क्यों अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। ओके, बट होता है। चुको, नेक्स्ट सर्टन ड्रग्स से भी हो सकता है। सो सर्टन ड्रग्स लाइक अल्कलाइडिंग एजेंट्स, सिस्प्लास्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ओके, ये अल्कलाइडिंग एजेंट है। इसके लिए एंटी मेटाबोलाइटिक एजेंट से, इससे भी क्या होता है, रिवर्सिबल, ओके, प्रेडिक्टेबल, रिवर्सिबल एंड प्रेडिक्टेबल पैनसाइटोपेनिया होने के चांसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इडियोसिंक्रेटिक वे, इडियोसिंक्रेटिक वे मतलब इरिवर्सिबल, नॉन प्रेडिक्टेबल वे में भी कोई दूसरा रीजन से भी हो सकता है। आर्सेनिक, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक मटेरियल इन द ब्लड दैट कॉजेस द डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो। ओके, नेक्स्ट रेडिएशन, एक्सेसिव एक्सपोजर विद द रेडिएशंस, वायरस से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन लाइक साइटोमेगालोवायरस, ओके, ऐसा वायरस से भी क्या हो सकता है, अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होता है। ये क्या है, काजेस है। सो पैथोफिजियोलॉजी, एटोलॉजिकल फैक्टर से, ओके, हाइपोप्रोलिफरेशन होता है, हाइपोप्रोलिफरेशन से डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होने से अप्लास्टिक एनीमिया मतलब पैनसाइटोपेनिया होने के चांसेस होता है। दो टाइप्स का सेल आता है, ओके, दो प्रो-ऑन्कोजेन सेल्स, प्रो-ऑन्कोजेन सेल्स, ओके, प्रोलिफरेशन इंक्रीज करता है, बट वो प्रो-ऑन्कोजेन सेल इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने से सो प्रोलिफरेशन ही नहीं होता है, इसलिए हाइपोप्रोलिफरेशन होता है पैथोफिजियोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, डिस्निया होता है, फीवर होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, कैलर होता है, सिंकोप हो सकता है, ओके, जनरलाइज वीकनेस होता है, जनरलाइज मलेज होता है, पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड प्रॉपरली, ओके, ये बहुत कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है। ओके, साइन एंड सिम्टम्स में होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, फिजिकल एक्सपीरियंस में CBC इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि पैनसाइटोपेनिया दिखता है। CBC के बाद पेरिफेरल स्मीयर, मार्कोलॉजी ऑफ सेल्स देखना है। ओके, इसमें रेटिकुलोपेनिया आता है, रेटिकुलोपेनिया मतलब लेस नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स के बाद एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट MCH, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी चेक करना है। सो बोन मैरो एस्पिरेशन, डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दो पार्ट में बोन मैरो एस्पिरेशन करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर से एस्पिरेशन करते हैं, पोस्टीरियर से बायोप्सी करता है। सो स्टर्नम एंड टिबिया आर द साइट्स ऑफ बोन मैरो aspiration and bone marrow biopsy. So management is bone marrow transplantation. It's a very risky procedure, but only definitive management is bone marrow transplantation. Okay, bone marrow transplantation अलग से क्लास में हम पढ़ाएगा, इतना याद रख लीजिए। जैसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करता है, ऐसे बोन मैरो ट्रांसफ्यूज करना है, दूसरा पेशेंट को निकाल, वो भी सेम ब्लड ग्रुप का होना है। ओके, अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस नहीं करना है, ATG इंजेक्शन देना है, और नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देना है, कोलोनी स्टिमुलेटिंग एजेंट में EPO, ओके, ग्रैनुलोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेस कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ओके, ब्लीडिंग टेंडेंसी और पेशेंट को रेस्ट, ओके, ये सब हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।